वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं, अभी भी 3-4 लोग फरार हैं क्लास से भी और ऑनलाइन से भी। चलिए जैसा भी होगा हम लोग क्या नाम है देखेंगे। ये हमारे सामने क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया हमें। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एज यूजुअल हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगेन याद दिला दूं, रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शंस, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, वही आते हैं हमारे पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, और केवल करंट ईयर के लिए ही आते हैं, करंट ईयर वाले ही आते हैं। तो ये हमारे पास में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और साथ ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना बहुत ही इजी होता है, और इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या करना होता है सर, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे आपको एक चीज और ऐड कर लेनी है ऊपर से, यहाँ पे आपको एक चीज और ऐड कर लेनी है ऊपर से, कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ये आप देख सकते हैं कैश का ओपनिंग बैलेंस और ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और क्या सर, कैश क्लोजिंग में 27,050 और सर ओपनिंग में 7,250। सर जो ओपनिंग कैश बुक एंड क्लोजिंग कैश बुक रहती है ये तो वर्किंग में आएगी ना? वर्किंग में आएगी मतलब सर मतलब वर्किंग नोट हेडिंग डाल के लिखेंगे ना इसको? नहीं, इसके अंदर बैलेंस शीट बनेगी, वो बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग वाला बैलेंस ओपनिंग में और नहीं सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन को इस क्वेश्चन में बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, जी जनाब। तो सर और जो सर जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी तो वो तो वर्किंग नोट में आएगी ना? सर आप वर्किंग नोट ना लिखें उसके अंदर ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन का ही पार्ट है। यहाँ पे हमें बोला जाता है, जी सर, यहाँ हमें बोला जाता है कि आप अपनी क्या नाम है बैलेंस शीट भी बनाइए। तो सर दोनों बनानी पड़ेंगी, मतलब जी दोनों अपन उसी में शो करेंगे, वर्किंग में शो नहीं करेंगे? नहीं, वर्किंग में शो नहीं करना सर हमें। ओके सर। ठीक, जी सर आपका नाम क्या है सर आयुष। नहीं आपका नहीं बेटा, कोई फेस टू फेस थे मेरे पास, उनका बात पूछ रहा हूँ। जो भी आपकी पहली क्लास है, ओके कांग्रेचुलेशन, आप 4th क्लास में आए हैं आज, चैप्टर की 4th क्लास में। एमबीओ पहले पता है आपको? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस मैं आपको दे दूंगा। निष्ठा भारद्वाज जी कह रही हैं सर ऑफलाइन वाले बच्चे मेट्रो में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेट्रो में होंगे, बस ये है उनका टायर पंचर ना हो मेट्रो का, बाकी सब ठीक है जी। तो हमारे पास में ओपनिंग कैश और ये बैलेंस हमारे पास में है। आप इसको ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नहीं आपके पास, एक सेकंड मैं उल्टी करता हूँ पहले। बच्चों तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें काम कर लेते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलो फटाफट से शुरू हो जाओ। दो बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग लिखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो जल्दी से कॉपी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कितना आ जाएगा 1200, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दो 1800। इंश्योरेंस प्रीपेड हमारा एसेट है, इंश्योरेंस प्रीपेड हमारा एसेट है, एसेट साइड पे ओपनिंग बैलेंस शीट में इंश्योरेंस प्रीपेड 700 लिख दो और 300 रुपए क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लिख दो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में 3750 एसेट साइड पे लिख दीजिए,
और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2500 लिख दीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में 1750 लायबिलिटी साइड लिख दीजिए और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1000 रुपीज लिख दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग, ये हमारी लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में निल और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1250 लिख दीजिए। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारा एसेट है। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 2250 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 700 लिख दीजिए। इक्विपमेंट और बिल्डिंग हमारे एसेट्स हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में 25600 एज इक्विपमेंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5020 लिख दीजिए एसेट साइड पे। बिल्डिंग में ओपनिंग बैलेंस शीट में 1,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,14,000 रुपए लिख दीजिए। कैश हमारा एसेट है। ओपनिंग बैलेंस शीट में 7250 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 27050 लिख दीजिए। लिखा आपने। ये सारी इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने यहाँ पे रो दिया और हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बन करके हमारे सामने आ गई। देख सकते हैं आप। ठीक सर। अब जो जो चीजें यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखवाई है चेक कर लीजिए। सैलरी लिखवाई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखवाया है, कैश लिखवाया है, बिल्डिंग लिखवाया है, इक्विपमेंट लिखवाया है, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखवाया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखवाया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखवाया है। सर ये इन्वेस्टमेंट कहां से आ गया? जब हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे तरीके से, अभी तो हमने सिर्फ एक्सट्रैक्ट पिरोए हैं। जब हम अच्छे तरीके से करेंगे इस इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमें पता चल जाएगा कि ये कहां से आया। अभी के लिए सस्पेंस है। इसी तरीके से हमारे पास में मैंने आप लोगों को जो लिखवाया है चेक कीजिए। कैश इन हैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये लिखवाया है। एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपके पास में लिखा हुआ होगा आपकी कॉपी में। अभी भी इन्वेस्टमेंट यहां से आपकी कॉपी में से गायब होगा। क्लोजिंग वाला, हाँ जी, इसको गायब होना ही चाहिए क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि ये कहां से आया। अभी थोड़ी देर में देखेंगे। कैपिटल फंड, इन्वेस्टमेंट निकाले बिना नहीं निकल सकता। तो अभी हमने जो हमारे को दिया हुआ था, जो बैलेंसेस दिए हुए थे, उन बैलेंसेस को हमने बस एक काम खत्म करने के लिए डाल दिया ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बताइए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं सर अपना क्वेश्चन। यहां आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये रहा सर पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन कर लीजिए सर साथ में। जल्दी से एक बड़ा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख दीजिए। जी सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखिए ऊपर एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए सर इनकम। एक्सपेंडिचर की लिस्ट बना रहे हैं, डेबिट साइड पे लिखना है हमें सैलरी दी हुई है 12,500। ठीक सर, हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है? 1200 रुपए और 1800 रुपए। तो क्या हो जाएगा सर? यहां पे ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, ऐड हो जाएंगे 1800 रुपए
और लेस हो जाएंगे 1200 रुपए, क्योंकि 1800 रुपए करंट ईयर का पार्ट है और 1200 रुपए लास्ट ईयर का पार्ट है, हटा देंगे 1200। ठीक सर, मेरे ख्याल में आप लोगों को ये विजिबिलिटी है इसकी अच्छे से, ऑनलाइन वाले बच्चे? यस सर। क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? परचेज लिखी हुई है, परचेज ऑफ स्टेशनरी। नाउ वी रिक्वायर्ड कंजम्पशन। कंजम्पशन कैसे निकलेगी सर? कंजम्पशन निकलेगी हमारे पास में, वो क्रेडिटर वाला क्वेश्चन किया था हमने। यहाँ तो क्रेडिटर के पॉइंट ही नहीं दिए हुए, यहाँ तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। भाई ओपनिंग स्टॉक में अगर मैं प्लस परचेजेस कर देता हूँ और लेस कर देता हूँ क्लोजिंग, तो मेरे पास में क्या आ जाती है सर? कंजम्पशन। नहीं सर समझ नहीं आया मेरे को, आओ समझा देता हूं। स्टॉक हमारा करंट एसेट है, मानते हो? तो ये मैंने लिख दिया सर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है जी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बैलेंस बीडी एसेट है तो डेबिट साइड पे आना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास में? 2250। 2250 तो डेबिट साइड पे मैंने 2250 लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस 700 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट के अंदर स्टेशनरी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैंने कुछ स्टेशनरी परचेज की थी। क्या एंट्री होती है सर इसकी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट यानी कि डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट कितना? 1700 रुपए। मैंने स्टेशनरी ओपनिंग में इतनी थी, मेरी स्टेशनरी ओपनिंग में इतनी थी, ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज इतनी की है, उसके बावजूद भी वो घट गई यानी कि कंज्यूम हो गई। तो बैलेंसिंग फिगर क्या है सर मेरी? कंजम्पशन। जल्दी से बता दो ये कितना आ गया? 3250। 3250। ये मेरी कंजम्पशन है। ओके सर, आगे चले। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हुए और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस शायद आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं, ये देखो ये लिख के। हमने सैलरी कर लिया, हमने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कर लिया, अब हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर वाले ऐड हो जाएंगे 1250। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के अंदर 1250 ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना? ओपनिंग के तो है नहीं कुछ। फिर लिखा हुआ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा कुछ प्रीपेड था, तो ओपनिंग प्रीपेड क्या हो जाता है सर? ऐड हो जाता है। ऐड कर दो सर 700 और लेस कर दो सर 300, क्योंकि जो लास्ट ईयर मिला था वो इस साल के लिए मिला। प्रीपेड जो लास्ट ईयर का प्रीपेड था वो इस साल के लिए मिला है। सर्विसेज हमने इस साल मिला है नहीं, सॉरी हमने पे किया है, तो सर्विसेज हम इस साल लेंगे। तो प्रीपेड ओपनिंग वाला ऐड और क्लोजिंग वाला लेस, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए था 300 रुपए। अच्छा सर, इंश्योरेंस के बाद अब इक्विपमेंट का नंबर आया। इक्विपमेंट रेवेन्यू नेचर का होता है, बताओ? सर कैपिटल। कैपिटलाइज नेचर का होता है, कैपिटल बैलेंस शीट में जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन हुआ तो वो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहिए। अब पता कैसे लगेगा? ऐसे पता लगेगा सर, ये रहा मेरा इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट मेरा एसेट है, डेबिट साइड से शुरू होगा 25,600। ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज किए कितने? 30,000 रुपए के इक्विपमेंट, और क्लोजिंग में मेरे इक्विपमेंट कितने के रह गए? 50,200 बैलेंस शीट। तो सर रिमेनिंग कहां गया? ये टोटल कितना आता है? 55,600 होना चाहिए था, लेकिन है 50,200। तो 5,400 कहां गया सर? डेप्रिसिएशन लग गया है ना? तो मैं यहां क्या लिख दूं सर? डेप्रिसिएशन 5,400। साथ के साथ बनाते जाओ। ये गंदा सा अकाउंट बनाया मैंने, लेकिन समझ तो आ रहा है ना? एक्सपेंडिचर साइड पे डेप्रिसिएशन लिखिए। हाँ जी सर, एक्सपेंडिचर साइड पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे 5,400। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 5,400। जी जनाब।
सर जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का जो अकाउंट बना था उसमें बैलेंस का आपने कंजम्पशन लिया था, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं? जी जी मेरी बात सुनिए, प्राची अरोड़ा जी है ना, यस सर। मेरा प्यारा बच्चा, सुनो मैं बताता हूँ बेटा, करंट एसेट जो होते हैं ना उनके ऊपर कंजम्पशन होती है, और जो फिक्स्ड एसेट होते हैं ना उनको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों का मतलब क्या है कि इतनी वैल्यू हमने इस साल कंज्यूम कर ली है, लेकिन फिक्स्ड एसेट के ऊपर ना हम कंजम्पशन वर्ड नहीं बोलते, करंट एसेट्स के साथ में बोलते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स के साथ में बोलते हैं। आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, ध्यान से सुनना, आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, आप कंजम्पशन नहीं बोलोगे, आप बोलोगे डेप्रिसिएशन। आपकी गुडविल है, आप क्या बोलोगे? अमोर्टाइजेशन। आपके पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क है, अमोर्टाइजेशन। इसने माइक बात सुनिए को बोल दो। ठीक है सर, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं ये कह रहा था डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, कंजम्पशन कंज्यूमेबल आइटम के लिए यूज किया जाता है, अमोर्टाइजेशन पेमेंट और पेटेंट्स या फिर गुडविल यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है। तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है प्राची जी? यस सर। नाम अलग अलग है, काम सेम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आएंगे तीनों, एक्सपेंडिचर साइड। जी जनाब बताइए। सर जो हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अभी वो कर रहे थे कैलकुलेट, वो डायरेक्ट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्लस माइनस करके दिखा सकते हैं या उसका अकाउंट बना के दिखाना है? हाँ 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 कर सकते हो सर, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। प्लस माइनस ही तो कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया मैंने। अकाउंट हम तब बना देते हैं जब हमारे पास दो से ज्यादा आइटम होती है। पेटी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमारे को यहाँ पे, नेक्स्ट पेटी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और पेटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सर एज इट इज आ जाएंगे, ये रेवेन्यू नेचर के एज इट इज आ जाएंगे। 500 लिख दो, पेटी एक्सपेंसेस 500 रुपए। अच्छा, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, सर एक बार चेक कर लो क्या कोई चैरिटी शो लिखा हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो लिखा हुआ है। तो अब इनकम साइड पे लिखना माइनस करके 500 रुपए, 16,000। क्या लिखना इनकम साइड पे? प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 16,500 माइनस 500, ये दोनों को आपस में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है जी, इनकम साइड पे लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। 500 क्यों? 500 बेटा ये वाले, ये जो हमारे चैरिटी शो एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंस नहीं 500 नहीं, 12,900 है। अच्छा, तो यहाँ बैठे हुए बच्चे मेरे को बोलते भी नहीं कि सर आप गलत जगह देख रहे हो, 12,900 है। 16,500 में से 12,900 गए, तो जितना अमाउंट बच गया वो इनकम साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है ना? हाँ, चैरिटी शो, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो के नाम से, या फिर चैरिटी शो प्रॉफिट्स ऑन चैरिटी शो ऐसा लिखो। प्रोसीड्स नहीं लिखना, लिखना प्रॉफिट्स फ्रॉम चैरिटी शो। इनकम साइड में, इनकम साइड पे सर देखो, क्योंकि इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस है ना, 16,500 is greater than 12,900, therefore it is a profit। तो सर नेट इफेक्ट दिखा दो। जी जनाब। सर मैं कह रहा हूँ नेट इफेक्ट दिखा दो फिर। जी सर, नेट इफेक्ट दिखाना है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपस में इनकम साइड पे भी होती है और एक्सपेंस साइड पे भी होती है, उनका नेट इफेक्ट दिखा देते हैं। अच्छा सर, आपको कैसे पता था? भाई मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि कुछ टर्म्स हैं, आपका भी एक्सपीरियंस बोलेगा जब आप थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। न्यूज़पेपर से हमें पैसे मिले, पैसे पे किए हमने न्यूज़पेपर से,
न्यूज़पेपर के बिल्स पे किए हैं, ये रेवेन्यू नेचर के होते हैं सर, लिख दो। न्यूज़पेपर एक्सपेंस साइड पे नहीं, सेल ऑफ न्यूज़पेपर नहीं, वो अलग चीज है। ये जो ये अलग कैसे है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर भी दिया हुआ है लेकिन दोनों को एडजस्ट नहीं करेंगे। उसका कारण है कबाड़ी अंकल ने हमारे को जो पैसे दिए हैं उसको हम फ्रेश पेमेंट के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते। वैसे कर भी दोगे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन जनरली किताबों में ऐसा नहीं देखा जाता, तो मैं भी नहीं कहता, क्योंकि ये हमने फ्रेश पेमेंट्स करी थी फ्रेश पेपर के लिए, और वो क्या है, स्क्रैप सेल किया है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर जो है ना वो स्क्रैप सोल्ड है। आइए बताओ, वो बच्चा मेट्रो से क्लास लेता हुआ आ रहा है, क्लास ही दे रहा है, लेट हो गया, उसने ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लिया। चलो खैर बढ़िया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चाहे वो लिख ना पा रहा हो लेकिन कम से कम सुन तो पा रहा है। अच्छा जी चलो आगे चलते हैं। लेक्चर फी दी हुई है हमें। लेक्चर फी सर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, लिख दो। एक्सपेंडिचर साइड पे, एक्सपेंडिचर साइड पे लेक्चर फी। सर एक्सपेंडिचर साइड पे बुक जी कहां कलम चला रहे हो, लिख लिया। अच्छा ठीक है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दो। लेक्चर फी और ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ और कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं हुआ था। सर ये ऑनरेरियम वर्ड क्या होता है, देखो जी, लेबर के लिए वेजेस, क्लर्क के लिए सैलरी, मैनेजर के लिए रेम्युनरेशन, ऑनरेरियम किसके लिए, जजेस के लिए, ठीक है जी, या डायरेक्टर्स के लिए, सेक्रेटरी के लिए। तो ये और कुछ नहीं होता, कंसीडरेशन फॉर देयर वर्क डन। तो जो सैलरी का होगा वही ऑनरेरियम का भी होगा, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। अच्छा सर आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 8175। अब इसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर ऐड कर दो, तो 1800 रुपए ऐड कर देते हैं और माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये करेंगे, बोलो बोलो, ये करेंगे। 1800 ऐड कर दूं और 1200 रुपए लेस कर दूं। यस सर। कह रहा है यस सर। अब 1200 माइनस करोगे और 1800 प्लस। मैं वैल्यू गलत बोल रहा हूँ, 1800 और 1200 ही तो है। 1800 ऐड कर दूं और 1200 रुपए लेस कर दूं, ऐसे करूं। सर ये तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का है। अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल रहा हूँ मैं। ओहो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखना है ना। हाँ वो बच्चा कह भी रहा है मेरे को, मुझे सैलरी का सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा था। हाँ जी क्या करूं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर ऐड कर सर दूं। फर्स्ट ईयर का प्लस सेकंड ईयर का माइनस, मतलब जो क्लोजिंग है वो माइनस। जो सर क्लोजिंग है वो 2000 माइनस। प्लस करने हैं और एंड तो माइनस ऐड करना है और 37 एडवांस का टू ओपनिंग प्लस करना है। देखा मैं ना कहता था कि अकाउंट ही बना लिया करो सब्सक्रिप्शन के केस में अगर चार चीजें दी हुई हो तो। इसीलिए कहता था क्योंकि सबकी अलग अलग राय आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले इस सब्सक्रिप्शन की क्या एंट्री लिखूंगा, 81750 की कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो मैं यहां लिख दूं बाय कैश अकाउंट 81750। हाँ सर ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, मेरा एसेट है, तो बैलेंस बीडी ओपनिंग वाला 3750 और क्लोजिंग वाला बाय बैलेंस सीडी 2500। ठीक है। अच्छा जी इसके बाद में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मेरी लायबिलिटी है। ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है 1750, तो यहां क्या लिख दूं, बाय बैलेंस बीडी 1750, सही देख रहा हूं ना मैं, और 1000 टू बैलेंस सीडी
ठीक है, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो कहाँ आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना, 81,250। 81250, तो 81250 आ जाएगा हमारे पास। रेवेन्यू नेचर का है, इनकम साइड पे आएगा, ठीक है ना, अकाउंट बना दिया मैं, ठीक है। 81250 डोनेशंस सर जनरल नेचर की है, रेवेन्यू है, कहां आ जाएगा, इनकम साइड पे लिख दो डोनेशन। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट लाइबिलिटी साइड पे आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिखो गवर्नमेंट ग्रांट्स 15,000 रुपए, गवर्नमेंट ग्रांट्स लाइबिलिटी साइड पे लिख दो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर सर रेवेन्यू नेचर का है, लिखना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम साइड पे 300 रुपए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 रुपए इनकम साइड पे। चैरिटी शो हम कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10% फुल ईयर के लिए 400 रुपए, 400 दिया 7,000 दी, 7,000 7,000 रुपए यदि अपने आप में 10% है तो बताओ 100% कितना होगा, 70,000। ये 70,000 हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्यों आएगा, इसलिए आएगा सर क्योंकि ओपनिंग में रहा होगा तभी तो हमें फुल ईयर का इंटरेस्ट मिला होगा, और कहीं लिखा नहीं है कि हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्लोजिंग में भी हमारे पास ही है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में पता लग गया, इन्वेस्टमेंट देखा था हमने। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले तो 70,000 इन्वेस्टमेंट की एसेट साइड पे डाल दो, लिख दिया जी, यस सर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे 7,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डाल दो, 7,000 रुपए इनकम साइड पे इंटरेस्ट के नाम से डाल दो। ये भी हो गया। सैलरी इनकम्स 400 रुपए की, वो भी लिख दो क्रेडिट साइड पे। क्या लगता है सब कुछ हो गया? एक चीज बची हुई है, अच्छे से देख लो, सारे टिक लग चुके हैं। सर बिल्डिंग रह गई, बिल्डिंग रह गई, बिल्कुल सही जवाब। अटेंटिव बच्चा इसलिए सारे के सारे टिक लगा करके चलता है। बिल्डिंग रह गई, बिल्डिंग देखो ओपनिंग में थी 1,20,000, क्लोजिंग में है 1,14,000, बेची हमने है नहीं तो गई कहां, डेप्रिशिएट हो गई। तो लिखो डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6,000 रुपए, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6,000 रुपए एक्सपेंडिचर साइड पे, ठीक है। यस सर। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस निकाल के बताओ कितना आ गया। ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी हुई होगी, वो होगी कौन सी चीज थी, ये एंट्रेंस फी थी या डोनेशन थी, डोनेशन। हाँ, इन्होंने डोनेशन को 3,000 वहां लिख दिया, मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो यही लिखूंगा बाय डोनेशन। तुम लोगों ने लिखा हुआ है ना,
मैंने भी तुम्हारे साथ लिख दिया, क्योंकि जनरल डोनेशन है सर। जनरल डोनेशन तो स्पेसिफिक नेचर की थोड़ी होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है। कोई बात नहीं सर, कुछ भी आ रहा है चेक करो। यहाँ पे ये 31,100 नहीं लिखेंगे हम, चेक करो। बाकी सब चीजें सेम है, एक बार यहाँ से चेक कर लो, तुमने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। सर एक बार 12th क्वेश्चन बता देना। क्या कह रहा है बेटा? सरप्लस तो सेम आ रहा है सर। हाँ जी, सर जो हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा किया तुमने पूछा। सुनो मेरी बात, इधर सुनो। बच्ची ने क्या पूछा? बच्ची ये कह रही है ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 7,000 रुपए, इसको मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं लिखूंगी। क्या नहीं लिखोगे? क्योंकि ये देखो कहाँ लिखा हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट होता है, इनकी कैश अकाउंट में हमें रिसीव हो गया है, और बैलेंस शीट में कौन सा इंटरेस्ट आता है? जो एक्रूड होता है, जो मिला नहीं होता। तो ये मिल चुका है, इसलिए ये हमारा एसेट नहीं बन सकता। अब तो ये हमारी इनकम का पार्ट बन चुका है सिर्फ। मेरी बात समझ में आई गुड़िया? यस सर। सर इसी से रिलेटेड एक और बताइए। सर एक बार 12th क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन में फुल इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता है, बट पेमेंट का मतलब कि इंटरेस्ट बताते हैं, तो वैसा हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको पूरा कर लें फिर देखते हैं सर। ये चेक करो कितना आ गया आपका सरप्लस। जो भी आ गया 19,750। ये रहा आपकी बैलेंस शीट। बाकी सब हम लिख चुके थे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट भी अब हमने लिख दिया। हमारा कैपिटल फंड इतना आ जाना चाहिए, चेक कर लो। और फिर उस कैपिटल फंड को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ये ले गए, यहाँ इन्होंने डोनेशन लिखा हुआ है, इसको भगा दिया मैंने यहाँ से, क्योंकि इसको मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लिया था। इन्वेस्टमेंट में ले चुका हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब आपके सरप्लस का वेट है, जो भी आपका सरप्लस है वो इसके अंदर डाल दो, आपका सही बैलेंस आ जाएगा और बैलेंस शीट मैच करेगी 101%। ठीक है जी, हो गया ये। चलो मैं वेट कर रहा हूं, जब तुम हाँ बोलते हो तो मैं आगे चलता हूं। सर 12th क्लास के चैप्टर और इस बुक की चैप्टर में कोई डिफरेंस होगा सर? हाँ जी सर। चैट में क्या क्या लिखते रहती हो? अनु जी इतना गुस्सा का रहता है आपको, इसने क्या कह दिया? सर हाँ 12th वाला देखो, 12th वाला और ये एनपीओ के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है सर, कि वहां पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखाया गया था, रिसीट एंड पेमेंट कोटा अकाउंट बनाना नहीं सिखाया गया था। सिखाया था वो भी सर है, वो भी है हमारे कोर्स में। खैर कोई बात नहीं। देखो मेरा नाम दिवाकर है, दिवाकर इंग्लिश में भी दिवाकर रहता है, हिंदी में भी और उर्दू में भी। तो एनपीओ जो है उसकी सारी बारीकियां सेम ही रहेंगी, लेकिन थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी। सर वो एडवांस क्वेश्चन की कह रहा हूँ, वही करा लो सर, बोरिंग सा लग रहा है।
है ना, मेरे को भी बोरिंग लग रहा है, चल गोवा चलते हैं। दुष्ट प्राणी, जब तक लड्डू क्वेश्चन नहीं करोगे मेन पे कैसे आओगे, अभी बताता हूँ, मेरे को बोरिंग लग रहा है ना। अच्छा सुनो सर ये नीचे के क्वेश्चन किए घर पे बैठ के, ये एक सेकंड बेटा, इसकी बात का जवाब दे दूं जरा मैं। ये जो बोर हो रहा था, ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है पास्ट ईयर क्वेश्चन, 3 दिन हो गए तेरे को यहाँ पे वो दिए हुए मुझे असाइनमेंट, ये वाला, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, ये जो दिसंबर 2000 देख के सर करे हैं, मतलब ऑड इवन से कर रहा था सर, करे हैं। करे हैं, अच्छे लगे? हाँ सर, 2-3 क्वेश्चन ही लगे जो डिफरेंट थे। नहीं सर, बस यही लेवल है आपका, अगर आपको अच्छे से आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए हमारे को। जी सर, आप क्या पूछ रहे थे बीच में? सर ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट समझा दो एक बारी। क्या समझा दूं बेटा? ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट लायबिलिटी साइड में क्या आया? हाँ, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, बेटा जो ग्रांट्स मिलते हैं ना, सुनो मेरी बात, वो ग्रांट्स है ना छोटा मोटा काम करने में नहीं मिलते, बड़ा काम करने पे और बड़ी चीजें मिलती है, कैपिटलाइज नेचर की चीजें होती है सर ये, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में लेकर के जाते हैं। जैसे मैंने शायद लास्ट क्लास में भी ये बात बोली थी, नहीं बोली थी तो दोबारा बोल देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे मान लो लंगर लगाता हूं एक दिन, तो गवर्नमेंट मेरे पे खुश नहीं होगी, लेकिन भाई अगर मैं डेली ये काम करता हूं तो गवर्नमेंट मेरे से खुश हो सकती है, वो मुझे कुछ टाइम पीरियड के अंतराल पे ग्रांट्स दे सकती है। तो जनरली जो ग्रांट्स मिलते हैं ना गवर्नमेंट से, हर महीने नहीं मिलते सर, साल में एक बार मिलते हैं, जनरली ये होता है। बाकी जैसा क्वेश्चन में हम वैसा मान सकते हैं उसको। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रांट्स को हम क्या नाम है रेवेन्यू नेचर का माने, तो हम रेवेन्यू नेचर का भी मान सकते हैं, और अगर बोला जाता है कि बैलेंस शीट में लिखना है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे जनरली इसको बैलेंस शीट में ही लेना है हमें, क्योंकि ये कैपिटलाइज नेचर के होते हैं। अच्छा सुनो, 1 मिनट, फोर्थ इलस्ट्रेशन, आंसर मत देखना, फोर्थ इलस्ट्रेशन। सर जी सर, सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ ग्रांट्स लिखा हो, कोई स्पेसिफिक पर्पस ना लिखा हो, तो सर उसको रेवेन्यू ले लेंगे फिर हम? ग्रांट्स को क्या? अगर क्वेश्चन में सिर्फ ग्रांट्स लिखा हो, ऐसे कोई स्पेसिफिक पर्पस वाला ग्रांट्स ना लिखा हो, तो सर उसको फिर रेवेन्यू ले लेंगे? हाँ सर, नीचे नोट डाल करके लिख सकते हैं। जिन भी चीजों के ऊपर शंका होती है ना एनपीओ चैप्टर के अंदर, मैं खास बोलता हूं, उसके ऊपर नोट डाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन करिए अपने आप से, फिर मैं करवाता हूं। मेरे ख्याल में मेरे करवाने लायक इसमें कुछ है नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 4 पॉइंट के अंदर कि एंट्रेंस फी को 50% हमें कैपिटलाइज करना है, तो एंट्रेंस फी कहां चली जाएगी? 50% बैलेंस शीट में और 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। ठीक, कीजिए इसको कॉपी पे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। रिसीट्स एंड पेमेंट दी हुई है, और नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई है। इसके अंदर एक चीज है जो बहुत बार बच्चों को समझ नहीं आती, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या क्या? नहीं, फिगर्स इन 1000 का मतलब क्या है? वो तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगी हमारे पास। देखो मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं। कैश इन हैंड दिया हुआ है हमारे को, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ओपनिंग वाला लिख लें इसको।
ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब मैं लिख रहा हूँ, तुम क्या लिखोगे? तुम मोबाइल पे थोड़ी लिखोगे, लैपटॉप पे थोड़ी लिखोगे, लिख तो मैं ही सकता हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट, और ये वाला बैलेंस कैश का क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, अब हमारे को दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। जाहिर सी बात है ओपनिंग वाला बैलेंस ओपनिंग में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, ये भी जाना चाहिए, है कि नहीं है? ये ओपनिंग वाला बैलेंस दोनों का, पासबुक का, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। पहले सुन लेना मेरी बात, अपनी प्रतिक्रिया मत करना, ठीक है? पहले सुन लेना, क्योंकि जो तुम कहना चाहते हो बाद में मैं भी वही कहता हूं, लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूं। और ये क्लोजिंग वाला बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें किसी को? भाई पासबुक के अंदर हमारे दो तरह के, तुम एटीएम कार्ड लगाते हो अपना, एटीएम मशीन में हो, तुमसे कहता है ना हाँ भाई बताओ करंट अकाउंट है सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, दो दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है सर? ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग। लेकिन ना हमें यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है, लिखा हुआ है चेक्स अनप्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऑफ रिपेयर्स। चेक्स अनप्रेजेंटेड नीचे दिया हुआ है, बीइंग पेमेंट ऑफ रिपेयर, पेमेंट फॉर रिपेयर्स लिखा हुआ है, दिख गया? क्या समझते हो, क्या मतलब है इसका? सर हमने पेमेंट करी थी बट वो हमारे बैंक से कटे नहीं। लायबिलिटी है, एसेट तो नहीं है ना? नहीं सर, लायबिलिटी। लायबिलिटी है ना? जिसने लेने हैं वो लेगा हमसे, हमने उसे एक कागज का टुकड़ा दे रखा है, उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, तो हमारी ऑब्लिगेशन है, अभी तक पैसे हमने उसको दिए नहीं है, तो सर आप इसको लायबिलिटी मानो, है ना? अच्छा, जो लायबिलिटी है वो रिपेयर्स का क्रेडिटर भी रहा होगा, तभी तो लायबिलिटी है। किसी को अगर मैं चेक दे रहा हूं तो वो उसका क्रेडिटर भी, हमारे लिए रिपेयर्स का क्रेडिटर भी रहा होगा ना। रिपेयर किस चीज का करवाया था हमने? चेक करो, एक्सपेंस साइड पे किस चीज का रिपेयर करवाया था? रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, ये रहा इक्विपमेंट का रिपेयर करवाया था। हमारे पास एक पर्सन था, हमने बुलाया, हमने कहा भाई साहब आओ, हमारा एक इक्विपमेंट खराब हो गया है। वो कहता ठीक है, हमने उसे चेक बना के दे दिया, चेक उसने प्रेजेंट नहीं किया, वो हमारी ऑब्लिगेशन है, लेकिन उसका ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ। अगर मैं 1 मिनट के लिए रिपेयर्स अकाउंट बना दूं, है जी, तो मैं क्या बोलूं, यहां पे रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है 500 रुपए, ठीक है? क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? मैंने कुछ पेमेंट की है ना, तो क्या क्या एंट्री बनाऊं इसकी सर? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? तो टू कैश 500 रुपए, और अनप्रेजेंटेड चेक की लायबिलिटी आपने अभी अभी बोला है, तो यहां पे लिख दो बाय बैलेंस बीडी, और यहां लिख दो टू बैलेंस सीडी। मानते हो? यस सर। 300 और 260, वो बच्ची की जिसकी आवाज आई ना यस सर, वो ऐसी आवाज थी कि क्यों पका रहे हो, हाँ तो बोल रहे हैं, पता है हमें, कितनी बार पकाओगे, एक ही चीज बार बार बोलते रहते हो। हाँ बेटा, एक ही चीज बार बार बोलता रहता हूं, लेकिन फिर तुम गलत क्यों कर देते? अच्छा खैर कोई बात सर, मैंने तो ऐसा कहा नहीं, आप अपने मन से कुछ भी सोचते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताना बाबूजी मेरे को।
460। ये कहां डाल दूं सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दूं। ये 460 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड आ जाएंगे, है ना। अच्छा, किसी भी चीज का जो ओपनिंग क्लोजिंग या एडजस्टमेंट करते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो उसको बैलेंस शीट में भी लेके जाते हो ना? लेके जाते हो या नहीं लेके जाते हो? हाँ सर, बिल्कुल लेके जाते हैं। तो ये क्या है? ये लायबिलिटी है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, है ना। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, समझ में आ गई बात? कितना मस्त समझ में आया सबको। पहले मेरे को ये बताओ, कोई भी एक बच्चा ऐसा है जिसको मेरी बात समझ में ना आई हो? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, एक बार रिपीट कर देता हूं पूरे के पूरे को। शुरू से शुरू करते हैं। सर ये रहा हमारे पास में ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओपनिंग डिपॉजिट ओपनिंग बैलेंस शीट में, और करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग के साइड पे, ये एसेट साइड पे चले जाएंगे सर। और ये क्लोजिंग वाले, ये क्लोजिंग एसेट साइड पे चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा? बोलो, जिस बच्चे ने पूछा। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। तो ये हमारी एक लायबिलिटी है जो कि अनप्रेजेंटेड है, जिसके पैसे देने हैं उसके पैसे अभी तक पहुंचे नहीं है, हमने सिर्फ कागज का टुकड़ा उसके हाथ में डाला है। अनप्रेजेंटेड चेक है अभी भी, तो वो हमारी लायबिलिटी है। एसेट तो हो ही नहीं सकता। तो मेरी लायबिलिटी है, तो मैंने लायबिलिटी को क्रेडिट साइड से शुरू किया और डेबिट पे खत्म किया। और यहाँ पे जो रिपेयर्स के अमाउंट दिए हुए थे 500 रुपए, उसकी मैंने जनरल एंट्री बना ली, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 500 रुपए मैंने वो यहां लिख दिए डेबिट साइड पे, जनरल एंट्री बना दी। अब बाबूजी जो बैलेंसिंग फिगर आई उसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले करके जाऊंगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पे लेके जाऊंगा, और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इसको लायबिलिटी साइड पे, ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेकर के जाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। अब सबको समझ में आ गया जो भी मैंने अभी तक बोला? अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट, ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखा देता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमारे एक्सपेंस साइड पे 460 रुपए लिखे हुए हैं, हमने भी 460 ही निकाले थे। ओके है, ओके रिपोर्ट है सर। अच्छा, जरा बैलेंस शीट पे आते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे को कैश इन हैंड दिखाई देता है 100 रुपए। चेक करो 100 रुपए था क्या? हाँ सर, ये 100 रुपए हमें दिखना चाहिए, ये 2230 दिखना चाहिए, और ये 600 रुपए दिखना चाहिए, है ना। आ जाओ, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ये 100 रुपए दिखा, ये 2230 भी दिखा, लेकिन वो 600 नहीं दिखा, 300 दिखा। मत्था भंड हो गया सर मेरा देख करके। ये क्या कर दिया? 600 के 300 बना दिए। हमें तो दिवाकर सर ने अभी 600 दिखाए थे और बोला था 600 लिखने। देखो यहां से एक चीज गायब है। लायबिलिटी साइड पे भी लिखवाया था ना मैंने, बोला था ना एक लायबिलिटी भी है, रिपेयर्स अनप्रेजेंटेड चेक्स फॉर रिपेयर। तो इसको कट से काट करके 600 कर दो और यहां लिख दो अनप्रेजेंटेड चेक्स फॉर रिपेयर। मतलब समझ में आया? इन्होंने क्या किया? 600 का पकड़ के 300 बना दिया, हमें बिना बताए। एडजस्टमेंट का कोई वर्किंग नोट भी नहीं डाला, कोई नीचे नरेशन भी नहीं लिखी। देख लो, देख लो, नीचे कुछ नहीं है, गायब है, कुछ नहीं है, ये ब्लैंक है ये जगह।
कोई कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर तुम ऐसे कराए ना, अगर तुमने ये हरकत की, तुम्हें ये हरकत करनी है, 600 एडजस्ट करने हैं, 600 की जगह वहां 300 लिखने हैं, लिखो, लेकिन नीचे नोट दोगे। एनपीओ चैप्टर है ये, कदम कदम पे नोट्स मांगेगा तुमसे, क्योंकि फाइनल अकाउंट के अंदर ना क्रिस्टल क्लियर होती है चीजें, वो हमारे उन्हीं रूल्स के हिसाब से बन रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज करने पड़ते हैं और हमारी इनकम्स भी दूसरे टाइप की है। तो सर जगह जगह पे हमें वर्किंग नोट ये अपने आंसर के अंदर ऐसे छाप देते हैं, सजेस्टेड आंसर के अंदर भी ऐसे छाप देते हैं, और तुमसे एक्सपेक्ट करती है कि तुम्हें पता नहीं कौन से भगवान ने अपने आप बता दिया है या अपने आप तुम्हें कोई सपना आ गया है, तो वो सपना मैं दिखा रहा हूं तुम्हारे को, ये 600 और 300 ऐसे लिखना है। डन? एडजस्ट करोगे तो नीचे नोट डालो, और एडजस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, जानता हूं सर मैं कि अगर मेरे करंट अकाउंट का बैलेंस 600 रुपए है और मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है अनप्रेजेंटेड चेक्स की, तो वो अनप्रेजेंटेड चेक्स जो मैंने इश्यू कर रखे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किया ना, आज नहीं तो कल वो प्रेजेंट तो कर ही देगा, तो मेरा बैलेंस कम हो ही जाएगा, 600 से 300 हो जाएगा, ये लाजमी है। लेकिन चाचा नोट तो डालो। बात समझ में आई? ठीक सर। अभी और झटका लगने वाला, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाते, सर आपने हमें बोला कि आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में होने चाहिए 3090, 150 और 250, और साथ ही लायबिलिटी साइड पे 260 है ना, होना चाहिए ना? हाँ सर होना चाहिए। अब चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाते हैं। $3090 मिला, 250 मिला, 250 ही ना, लेकिन वो नहीं मिला हमारे को। रिमेनिंग वाला बैलेंस कितना था? 150 रुपए, 150 रुपए का, वो 150 नहीं मिला है, फिर गलत बात। और यहाँ लायबिलिटी साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा अब देखो तुम क्या करो, तुम्हें 250 मिल गया, 3090 मिल गया, 150 भी लिखो। ये लो मैं लिखवाता हूं तुम्हें अपने हाथ से, 150, 150 रुपीज, $150। और कौन सा बैलेंस था ये? करंट अकाउंट। यस सर। करंट अकाउंट, और साथ में लायबिलिटी फॉर रिपेयर्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स फॉर रिपेयर्स, वो कितना था? 260। ठीक है वो भी लिखना 260। इसको कट से काटो यहां से, 110 रुपए। सर ये क्या कर दिया आपने? बैलेंस शीट मैच करेंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, मैं 110 रुपए को हटाने के हक में बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना सारे मेरी बात को। 150 रुपए का बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस कितना है? 150 रुपए का। अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं? 260 रुपए, यानी कि जिसके मैंने चेक इश्यू कर रखे हैं 260 रुपए के, अगर वो बैंक में जाकर के 260 रुपए निकलवा ले मेरे अकाउंट से, तो मैं ओवरड्राफ्ट में नहीं आ जाऊंगा क्या 110 रुपए से? हाँ सर, तो यहाँ पे 110 रुपए लिखना गलत नहीं है, लेकिन अगेन चाचा नोटिफिकेशन तो दो, नीचे बताओ तो सही ओवरड्राफ्ट बना कैसे। गेटिंग माय पॉइंट? ध्रुव साहब आपको बात समझ में आई मेरी? बाबूजी पीछे। मैं ये नहीं कहता कि ये 110 रुपए ना लगाओ, लगाओ 110 रुपए, बैंक ओवरड्राफ्ट भी दो, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, लेकिन नीचे बता करके करो। चलो यहाँ पे तो इस पॉइंट पे तो फिर भी एडजस्टमेंट करके बताया हुआ था,
कि ये ओवरड्राफ्ट कैसे आया, लेकिन ये कौन बताएगा कि हमारे करंट अकाउंट के साथ में, कुछ बच्चों को तो ये भी नॉलेज नहीं होती कि करंट अकाउंट के जो अनप्रेजेंटेड चेक्स है वो कहां जाकर के लगेंगे, कैश में जाकर के लगेंगे, करंट अकाउंट में या डिपॉजिट में। भैया करंट में जाके लगते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट खुले ही इसलिए जाते हैं। डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये भी बदतमीजों ने पूरा नहीं बोला हुआ कि वो फिक्स्ड है, अपनी ही लैंग्वेज चलाओ। हाँ, अब वो बच्चा रिकॉर्ड करें। प्राची बोल बेटा। सर बुक हमें कहती है कि हम खुद डिकोड करें। क्या करें क्या करें? हाँ डिकोड करें। हाँ बिल्कुल सही कह रही है बुक, हमारे को कह रही है कि खुद ही डिकोड कर लो, आप तो खुद ही समझदार हो। तो ये है बेटा, आप यहाँ पे 110 रुपया काट दो और ये सब चीजें यहाँ लिख दो, अनप्रेजेंटेड चेक्स लायबिलिटी मान करें, बस बाकी सारा क्वेश्चन बहुत इजी है। अब तो कुछ नहीं रह गया इसके अंदर। अब तो अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा ना तो मैं तुम्हें पकाऊंगा, क्योंकि ये सब तुम्हें हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। मूविंग मशीनरी अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कैपिटलाइज नेचर की बैलेंस शीट में ले जाओ तो तुम कहोगे पता है सर। बोलूंगा बैंक इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाओ, सर पता है, काहे पका रहे। लेकिन ये जो बातें मैंने बताई ना ये हिडन थी इसके अंदर। अब वो वाला बच्चा जो मुझे भी थोड़ी देर पहले कह रहा था सर मैं पक रहा हूं, मजा सा आया? हेलो कहाँ गया? भाग गया क्या? यस सर, अब ठीक था। मैंने हाँ अब बढ़िया लगा ना? अच्छा सर मॉड्यूल के करे नहीं थे, अभी करूँ। हाँ बेटा मॉड्यूल के भी करने हैं, छोड़ने कोई नहीं है। क्वेश्चन छोड़ना महापाप है, स्वयं प्रभु शंकर तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नहीं छोड़ने बिल्कुल भी, और ये तो एज इट इज ही दे देते हैं क्वेश्चन कभी कभी। तो इसको तुम ले जाओ घर के लिए, ये लो इलिस्ट्रेशन नंबर 8, और जिसने भी नीचे से आंसर देख करके काम करने का शुरू किया ना तो आंसर तो कितना बढ़िया दिया हुआ है वो तो तुमने देख ही लिया। अच्छा अच्छा सर इसको ना एक बार अपनी बुक पे लिख लो ऐसे, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। इसको ऐसे अपनी बुक पे लिख लो, अगर तुम्हारे पास बुक है ना अभी तो लिख लो इसको। सर जी जनाब। सर ये ऑनरेरियम वाला पॉइंट और बता दो एक बार। कौन सा सर? सर ऑनरेरियम वाला। ऑनरेरियम का मतलब होता है सर सैलरी। ऑनरेरियम हम उसको कहते हैं, जैसे मान लो मैं ना रतन टाटा को अपनी कंपनी के अंदर, मेरी कंपनी है डीएस रेकी एसोसिएट, वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं सर रतन टाटा जी को बुलाओ। रतन टाटा जी को बुलाया, अच्छा डीएस रेकी एसोसिएट तो ऑडिट कंपनी है, छोड़ो। मान लो दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन, हमने बोला सर मेरे को नहीं आती ट्रिक्स कि मैनेजमेंट कैसे समझाऊं, कैसे करूं मैंने कहा रतन टाटा जी आप आ जाओ मेरी कंपनी में आकर के ना क्या बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ। तो मैं रतन टाटा को ये नहीं कह सकता लो रतन टाटा जी आपकी सैलरी महीने के एंड में। मैं कहूंगा नहीं सर ये मेरा सौभाग्य है, नजराना पेश करता हूं। सुना है ना ऐसे? तो वही है बस कि मेरी औकात नहीं है आपको सैलरी देने की, ये तो मेरे लिए ऑनर है कि मैं आपको कुछ दे पा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं देने। तो उसको ना श्रद्धा भाव से देने को बोलते हैं ऑनरेरियम। जस्ट ये सैलरी ही होता है, नौटंकी है, तेरा खर्चा सर ओपनिंग बैलेंस शीट में 500 कैसे आ गया सर? 400 इधर तो। एक मिनट बेटा मैं जरा क्वेश्चन पे आता हूं। हाँ बेटा ऑनरेरियम, हाँ एक पॉइंट तो मेरे पास में मेरे को लगता है और बताना चाहिए। इधर आ जाओ, भागना नहीं है इस क्वेश्चन से। मैं भूल गया था लेकिन बच्चे ने याद दिला दिया मेरे को। हाँ मैंने देखा था इसको और मैं भूल कैसे गया। ये देखो जी, इधर देखो, इस पॉइंट को देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2019। सर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट कब के 31 मार्च 2020 के है ना? हमने पेमेंट की है लास्ट ईयर की, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहिए क्या? नो सर। नहीं सर ये नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
लेकिन ये लास्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा ना भाई। लास्ट ईयर हमारा आउटस्टैंडिंग रहा होगा ये, तभी तो हमने इस साल पे किया है। तो ये जो हमारी, बोलो बोलो बोलो, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग रहा होगा तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 400 रुपए आ जाएंगे। बैलेंस शीट नहीं बनानी, बनानी है ना। सर इसका लास्ट का पेज था सर। ये देखो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये देखो, ये हमारे पास में 400 रुपए ये दिए हुए हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, 500 नहीं 400, 400 ही थे ना जो हमने इस साल पे किए हैं। तो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहा होगा ये, आउटस्टैंडिंग ऑन वेरिएबल। ठीक, अच्छा अब सुनो आगे की कहानी। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि इस साल ऑनरेरियम जो है ना वो 200 रुपए इंक्रीज हो गया, ऐसा लिखा हुआ है, 200 रुपए इंक्रीज हो गया। और पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी हमारे को पेमेंट साइड पे ऑनरेरियम करंट ईयर के लिए नहीं दिखाई दे रहा, मानते हो? तो इसका मतलब क्या है, वो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, वो पूरा का पूरा, यानी कि लास्ट ईयर का मैंने इस साल पे कर दिया है और इस साल वाला पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। और वो कितना आउटस्टैंडिंग है, 600 रुपए। 600 कैसे आया, 400 से 200 रुपए का इंक्रीज हुआ, ऐसे नीचे लिखा हुआ है। तो देखो ये बैलेंस शीट देखो, क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर वो लास्ट ईयर के पे किए, लास्ट ईयर के पे किए हैं उन्होंने, लेकिन ओपनिंग में तो 400 रुपए आउटस्टैंडिंग रहे होंगे ना, ओपनिंग में 400 रुपए आउटस्टैंडिंग है। और देखो क्लोजिंग का ऑनरेरियम कितना है आउटस्टैंडिंग, 600 रुपए, 200 रुपए इंक्रीज हो गए ना इसके अंदर, लास्ट ईयर से 200 रुपए बढ़ गए। तो ये आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम है फॉर करंट ईयर, और ये क्या था, फॉर लास्ट ईयर। ठीक है जी। अब मुद्दा ये है कि ये 100 रुपए किस चीज के हैं, मुद्दा ये 100 रुपए किस चीज के हैं, ये कोई अकड़म धकड़म चीज है जिसको कि जबरदस्ती इसके अंदर घुसा दिया गया। क्वेश्चन में देख लो, 100 रुपए जबरदस्ती के यहां पे घुसा दिए गए हैं। वो 100 रुपए ऑनरेरियम का पार्ट नहीं है, मैं चेक करके बता पाऊंगा। सर अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग पे है। क्या सर? सर अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग पे है 100 रुपए आउटस्टैंडिंग पे। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है बेटा ये? सर सेकंड में सब्सक्रिप्शन ड्यू के नीचे। हाँ, ये रहा, ये रहा अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एक्सेट्रा। तो नीचे एक बार चलते हैं, प्रिंटिंग एक्सेट्रा लिखा हुआ कहीं? नहीं लिखा हुआ। ये सर 100 रुपए प्रिंटिंग के हैं, थैंक यू सर बताने वाले बच्चे के लिए। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 100, मैं बता रहा हूं सर, इसको यहां से भगाओ पहले 100 रुपए को, कुछ भी कहीं भी ऐसे ही करोगे क्या? आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग यहाँ लिखो और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग इधर भी आना चाहिए। ये रहा, प्रिंटिंग का तो 80 रुपए लिखा हुआ है क्लोजिंग में। हाँ सर बोलो क्या कह रहे हो, 600 क्यों आना चाहिए? इधर देख, दोबारा देख, पिछले साल का कितना था हमारा, 400 रुपए। आ गया क्वेश्चन? और ये चाचा एक मिनट है, वो क्वेश्चन का है ये, हाँ दे दिया। अब मेरी बात सुन, आराम से सुन, तसल्ली से सुन। हमने इस साल पैसा दिया, चल छोड़ पैसे को, आग लगा इसको छोड़। तो 12th क्लास में मेरा स्टूडेंट था, ठीक है? अब मेरी भाषा सुन और सारे सुनना जिनको नहीं समझ में आया ऑनरेरियम का पॉइंट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, तू लास्ट ईयर मेरा स्टूडेंट था, तेरा नाम क्या है? कुणाल लास्ट ईयर 12th क्लास में मान ले तू मुझसे पढ़ता था, तूने मुझे 400 रुपए देने थे, ठीक है? अब
तूने इस साल मुझे 400 रुपए दिए और तूने अपनी कैश अकाउंट के अंदर लिख लिया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कैश अकाउंट ये लिख लिया कि मैंने सर को पिछले साल के 400 रुपए दे दिए, बस ये लिख लिया। पिछले साल के दिए हैं तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए। एक तो 400 रुपए नंबर 1 और बात खत्म हो गई कि पिछले साल के इस साल पे कर दिए। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन से एक्सपेंडिचर लिखते हैं? करंट ईयर। करंट ईयर के कितने बनते थे? ये इंफॉर्मेशन ने हमें बताया कि अब की बार सर की फीस जो है ना 200 रुपए और बढ़ गई। तो यहां कहीं लिखा नहीं हुआ ना कि सर की इस साल की फीस तूने दी है, पिछले साल की दी है, ये लिखा। करंट ईयर का कुछ नहीं दिया हुआ तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया। तो एक तो वो हमारा एक्सपेंस है, कितना 200 रुपए बढ़ा करके। लास्ट ईयर कितना था 400, 400 में 200 बढ़ाएंगे 600 रुपए। एक तो हमारा एक्सपेंस है और दूसरा तूने पे नहीं किया अभी तक तो तू उसको आउटस्टैंडिंग भी लिखेगा, यानी कि लायबिलिटी साइड पे भी लिखेगा। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा जो इस साल पे किया है, और इस साल वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, और साथ में आउटस्टैंडिंग होने की वजह से लायबिलिटी भी बन जाएगा और वो होगा 600 रुपए। अब बात समझ में आई? नहीं आई? सर एक बात और पूछनी है, अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन दे रखा है। क्या दे रखा है सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट में डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन ड्यू है, तो उसको सिंपल ऐसे ही रेवेन्यू नेचर का। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये वाला ऐड कर दो और ये वाला माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके जब दोनों चीजें मिली हुई है ना तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना सर? कैसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग क्यों मान ली? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग 400 नहीं 600 माना। वो 400 लास्ट ईयर वाले नहीं, इस साल के 400। अरे 200 रुपए बढ़े हैं, 400 से 200 बढ़े हैं ना, तो टोटल कितना हुआ? 600 नहीं हुआ? वो पिछले साल के दिए, हाँ इस साल के, पिछले साल के 400 थे, इस साल के 400 प्लस 200 इंक्रीज होकर के 600। इस साल के जो पे नहीं किए वो हमारी बैलेंस शीट में आ गए और एक्सपेंस भी है वो हमारा। और लास्ट ईयर जो हमने नहीं पे किए थे वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे 400 रुपए जो इस साल पे कर दिए। अच्छा जी, और देख लो इस क्वेश्चन को, जो कोई पॉइंट ना समझ में आया हो। हाँ जी 400 माइनस नहीं होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? 400 माइनस नहीं होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सर, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी में। अच्छा 600 बनता था और 400 दिए थे पिछले साल के, तो माइनस नहीं होंगे इस साल? अच्छा ठीक है, ये देख क्या लिखा है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 600। इस साल के एक्सपेंस कितने थे मेरे को ये बता, पहले ये बता। करंट ईयर के एक्सपेंस ही लिखे जाते हैं ना? यस सर। करंट ईयर के कितने एक्सपेंस है सर? 600। तो 600 ही तो लिखेंगे हम, बस 600 में कुछ ऐड या लेस करने की जरूरत ही क्या है? कहीं नीचे लिखा हुआ है, ये देख, कहीं यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सर ओपनिंग बैलेंस शीट वाला अगर हम ऐड किए हुए होते, हमें तो सिर्फ करंट ईयर के चाहिए और करंट ईयर के वो बता रहे हैं 200 रुपए इंक्रीज कर दो। हाँ अगर हमने यहाँ पे 1000 लिखा होता कि लास्ट ईयर के इंक्लूडेड है तो हम माइनस करते उसको, लेकिन लास्ट ईयर के हमने 1000 माने ही नहीं, हमने तो माने ही 600 है, इस साल के 600 ही माने, तो सिर्फ 600 ही लिख रहा हूं यहाँ पे। आप 400 उसमें से माइनस क्यों कर रहे हो? 400 तो तब माइनस करता जब यहाँ पे 1000 लिखा हुआ होता, जब वो इंक्लूडेड ही नहीं है तो माइनस क्यों होगा? करंट ईयर के एक्सपेंस कितने हैं बस वही लिखे जाएंगे। ओके सर, समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ जी सर, इस क्वेश्चन में वो डोनेशन वाला पॉइंट लिखे वो 1/4 कहना चाहते हैं क्या टूर्नामेंट में जाएगा? चेक कर लेता हूं मैं, नीचे 1/4 इसका डोनेशन वाला पॉइंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट में सबसे लास्ट पॉइंट रिसीप्ट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग, ना 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 ना,
ये बोल रहे हो ना बेटा, ये बोल रहे हो ना? यस सर। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, इसका मतलब है आगामी, फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आगामी, जो आने वाला है। ये स्पेसिफिक डोनेशन है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा। ओके सर, मैंने को इसका 1/4 वाला पॉइंट लगा तभी नहीं, बोला। ये फोर्थ, वो वाला फोर्थ नहीं है, ये फोर्थ कमिंग है। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आगामी, आने वाला। ओके सर। और बोलो। सर हाँ जी बोलिए। सर जो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑनरेरियम में 600 रुपए दिखाया है, उसमें सर 200 तो इंक्रीज्ड वाला है सर, जो 400 है वो ओपनिंग वाला ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है या 400 करंट ईयर का? ना 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 ना, ये बोला गया कि हमारा ऑनरेरियम इस साल जो है वो 200 रुपए इंक्रीज हुआ है। एक बात बता, अगर 200 रुपए इंक्रीज हुआ है तो 400 तो मेरा बनता था और 200 और इंक्रीज हुआ है, तो टोटल मेरा ऑनरेरियम इस साल के लिए कितना है? 600 रुपए। वो दिखाए, लास्ट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट ईयर वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में आया था और इस साल पे हो गया, बात खत्म। पे हो गया, पे हुए देखो कि काउंट कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? नहीं कर रहा। अरे बात वही आ रही है ना? नहीं आ रही, नहीं आ रही। आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को, मेरी बात समझो ध्यान से, दोबारा समझो। मैं ये कहता हूं उतना अमाउंट तो मुझे मिलना ही है जितना लास्ट ईयर का भी था, प्लस 200 रुपए। और अच्छा एक बात बता, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज हो गए 200 रुपए से, तो लास्ट ईयर का 400 जो आउटस्टैंडिंग था वो इस साल मैंने पे कर दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट थी, ओपनिंग बैलेंस शीट पे जो बैलेंस था वो करंट ईयर मैंने पे कर दिया, बात हो गई खत्म। लेकिन ये बोला गया कि इस साल मेरा ऑनरेरियम 200 रुपए और बढ़ गया है, तो टोटल ऑनरेरियम कितना है मेरा? 600, क्योंकि पहले वाला तो मुझे मिलना ही चाहिए, पहले वाला मिल चुका है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अरे नहीं, पहले वाला जो मिलना चाहिए था वो मिल गया, उसका काम खत्म हो गया, लेकिन उसके इक्विवेलेंट इस साल मुझे मिलना चाहिए 400 प्लस 200 और इंक्रीज करके मिलना चाहिए, तो टोटल कितना मिलना चाहिए? यानी कि करंट ईयर का ऑनरेरियम कितना है? 600 रुपए, और वही आउटस्टैंडिंग है क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिया हुआ ऑनरेरियम फॉर करंट ईयर। ये कह रहा हूं मैं बार बार, हिंदी भाषाएं तो बोल रहा हूं मैं, और मैं गुटखा भी नहीं खाता जो बात समझ में ठीक से ना आए। दुष्ट प्राणी परेशान कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन इससे तो बढ़िया होता, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन ही डिक्टेट कर देता। एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को अधूरा कराया कि चलो बाकी सब चीजें तो आ ही जाएंगी अपने आप इनको समझ में, और बस। टेस्ट की टाइमिंग क्या है संडे को? संडे को टेस्ट की टाइमिंग क्या है सैटरडे को बता दूंगा। अच्छा ये सुनो, ये 9th क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है? ये देखो यहाँ पे कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं हमारे, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया थोड़ी देर पहले। सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है सर, लायबिलिटी है सर। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर सर लायबिलिटी है। फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक सर एसेट्स है। एक्रूड इंटरेस्ट देयर ऑन सर एसेट है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस सर एसेट है। फर्नीचर एसेट होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट होता है। लाइब्रेरी बुक एसेट होता है। ठीक है जी। The closing value of furniture and sports equipment are determined after charging 10% depreciation and 20% depreciation। ठीक है सर, अब ये कैसे निकालेंगे? फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब जो बच्चा बहुत जल्दी में है वो क्या करेगा, इन्हीं वैल्यूज के ऊपर लगा देगा। और मेरे जैसा बच्चा क्या देखता है, वो ये देखता है कि सर फर्नीचर के अंदर कोई फर्नीचर परचेज तो नहीं हुआ या पेमेंट साइड पे, क्योंकि उसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना। तो चेक करो फर्नीचर में, फर्नीचर कुछ परचेज हुआ है? नहीं हुआ, तो फर्नीचर के ऊपर 960 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया जा सकता है।
₹960। फर्नीचर के ऊपर कितना लगाना है? 10% ही लगाना है। हाँ ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कुछ परचेज किए गए हैं क्या? हाँ सर किए गए 1000 रुपए के। तो 7200 प्लस 1000 माइनस डेप्रीसिएशन इज द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, ऐसे ही लाइब्रेरी बुक्स। हाँ जी, लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर कोई डेप्रीसिएशन लगाना है क्या? यस सर लगेगा सर। Library book revaluated at the end of year. After library books are revaluated at the end of every year, and the value at the end of year is 5250. सर ये अप्रिशिएट हुआ है। तो सर अब सुनो तो सही, अप्रिशिएट नहीं हुआ सर। सर वो खरीदी है बुक से 1000 की। अरे सुनो, मुझे नहीं पता है। बुक्स ओपनिंग में कितनी थी? 5000 थी, और ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज कितने की है? 1000 की है। होना चाहिए था 6000 है 5250। तो इसका मतलब मेरा डेप्रीसिएशन कितना हो गया सर? 750। तो यहाँ पे दो चीजें और आ जाएंगी सर। डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट्स के ऊपर कितना निकाल लेना। 7200 प्लस 8200 हो गए। 8200 का 20% कितना आता है बताओ? 1640 कितना? 1640 1640 1640 और लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर डेप्रीसिएशन कितना है सर? 750 रुपए। ठीक, अच्छा, और फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन, यहाँ पे डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एक और चीज लिख लो, 960 रुपए। क्लोजिंग वैल्यू माइनस डेप्रीसिएशन करके आ जाएगी इसकी। हो गया ये पूरा? बनाओ कॉपी में एक बार, जल्दी करो, मेरे से इतने क्वेश्चन करा चुके हो, थोड़े तो खुद करो। सैलरी के अंदर क्या कर देंगे? चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ऐड कर देंगे 170 माइनस कर देंगे 710। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है हमारे को, ऐड कर देंगे 973 और लेस कर देंगे 864। लाइब्रेरी बुक के ऊपर डेप्रीसिएशन आ जाएगा। ठीक है जी। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर के लिए कुछ लिखा हुआ था, हाँ आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर देंगे 340 और माइनस कर देंगे 226। सैलरी एक्सपेंसेस के लिए कुछ लिखा हुआ है क्या? हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग कर लिया, रेंट कर लिया, मैगजीन कर लिया, और सैलरी एक्सपेंसेस के लिए कुछ लिखा हुआ है क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ। तो ऐड कर देंगे 417 और माइनस कर देंगे 620। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रीसिएशन लिख दिया, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पे। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पे। सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिखी हुई है 1575 रुपए ऐड और माइनस 1263 रुपए। ठीक सर, सब्सक्रिप्शन हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहीं लिखा नहीं है। मिसलेनियस इनकम, हाँ सर ये भी आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं। अच्छा जी। इंटरेस्ट ऑन एफडी 2000, हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन एफडी, एक्रूड इंटरेस्ट 500 ही ऐड हो जाएगा, 500 ही माइनस हो जाएगा, तो इफेक्ट 2000 ही आ जाएगा। ठीक है।
नीचे चेक कर लेते हैं, एफडी विद बैंक, ये हमारे एसेट साइड पे चली जाएगी। इंटरेस्ट एक्रूड ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक्स का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, बोलो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो। सर इसमें आ गया एक जो आपने वो पीडीएफ भेजी थी उसमें थोड़ा सा आवाज तेज कर। सर ये क्वेश्चन आ गया सर, जो आपने पीडीएफ भेजी थी ना प्रैक्टिस के लिए, उसमें 12th क्वेश्चन में 2 डाउट है। 12th क्वेश्चन में डाउट है? अच्छा, इसको करो पहले, फिर देखते हैं उसको भी। करो करो, जल्दी करो, थको मत। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, यानी कि रिवर्स अकाउंट। तो क्लास मिस मत करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। थैंक यू थैंक सर। यू सर।